गुड इवनिंग एवरीवन। ये लेजिस्लेचर का सेकंड वीडियो है और आज हम पढ़ने वाले हैं मेंबरशिप क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। राइट। पिछले वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एंड स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था। राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा एंड विधानसभा को कंपेयर किया था। आज हम मेंबरशिप क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे एंड साथ ही में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पैरेलली। क्वालिफिकेशन देखते हैं। लोकसभा का क्या है? द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स, एटलीस्ट 25 ईयर्स आपको होना है। इट इज इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ग्रेटर देन इक्वल टू 25 ईयर्स। एक सेकेंड। हाँ। एंड टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा यू कैन बी अ रजिस्टर्ड वोटर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी देश में। लेकिन ये सेम चीज राज्यसभा में लागू नहीं होता है। राज्यसभा में क्या है? पहले तो राज्यसभा में द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर इज 30 ईयर्स और मोर। राइट। एंड यू नीड टू बी द रजिस्टर्ड वोटर इन एनी स्टेट और यूटी। ये हमेशा से नहीं था। 2003 से पहले आप जिस स्टेट से लड़ रहे हो उस स्टेट के वोटर होना चाहिए। बट आफ्टर 2003 अमेंडमेंट के बाद यू कैन बी रजिस्टर्ड वोटर ऑफ एनी स्टेट और यूटी and you will be eligible for Rajya Sabha. And why this there is an age difference? You know that Rajya Sabha is known as the senior chamber, तो एज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ज्यादा है। नेक्स्ट, दीज आर द बेसिक चीजें। इसके अलावा पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय प्रिस्क्राइब बाय लॉ और कोई क्राइटेरिया अगर होगा, और पार्लियामेंट ने लॉ भी बनाया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, राइट। they need to make and subscribe an oath or affirmation before taking a seat. अगर नहीं होगा then they are not, if they are not taking the oath and affirmation then you are not qualified. This is written in article 99. And they must not be subject to any disqualification under 102. ये 102 आर्टिकल क्या है? We will now know. 102 क्लॉज 1 क्लॉज 2 हम जानने वाले, राइट। ये पार्लियामेंट के लिए है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्या है? सेम स्कीम, ठीक है, जो सेम चीज है, सेम स्ट्रक्चर है स्टेट लेजिस्लेचर में भी। दैट इन विधानसभा यू नीड टू बी एटलीस्ट 25 ईयर्स old, and in Vidhan Parishad 30 years, right? And here also registered voter of any constituency of that state. And लेकिन विधान परिषद में आप एक ही स्टेट से बिलोंग करते हो तो एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। जो कि ये यहाँ पे ग्रीन में लिखा गया है, राइट। की डिफरेंस फ्रॉम पार्लियामेंट। कंपैरिजन, कंपैरिजन उतना कुछ नहीं है, ठीक है। सेम चीज जो हमने अभी पढ़ा वही लिखा हुआ है यहाँ पे। लेट्स नाउ गो टू डिस्क्वालिफिकेशन, राइट। अभी जो हमने 102 आर्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एक लॉ है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल नहीं है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन मेक अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो। हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में भी थोड़ा सा अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और जब हम मेंस की सीरीज शुरू करेंगे तो गवर्नेंस के पार्ट में एंड इलेक्शन के पार्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, 50, ये सब हम डिटेल में कवर करने वाले हैं वहाँ पे। फिलहाल के लिए प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन, 5 ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आर देयर। 102 फॉर पार्लियामेंट, 191 फॉर स्टेट। 5 grounds of disqualification. First is office of profit. Second is unsound mind. Third is insolvency. 4 is alien citizenship. 5 is parliament's law. Parliament's law मैंने अभी समझा दिया है, right? Alien citizenship, as the name suggests, आप फॉरेन सिटीजन हो तो फिर यू आर डिस्क्वालिफाइड। इंसॉल्वेंसी क्या है? आपको अगर आप फॉरेन सिटीजनशिप हो, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे नहीं, ठीक है, आपको पता ही होगा एक दो, ठीक है, जो है पार्लियामेंट के मेंबर, उनको पहले नेचुरलाइज होना पड़ेगा। इफ यू आर फॉरेन सिटीजन तो आप वहाँ का सिटीजनशिप छोड़ के इंडिया का सिटीजन आपको होना पड़ेगा, ठीक है, इफ यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अनसाउंड माइंड नहीं हो सकते, ठीक है, आप कॉम्पिटेंट होना चाहिए, आप कंप्लीटली रेशनल होना चाहिए, आप ऐसे अनसाउंड माइंड नहीं हो सकते, ठीक है। दिस इज अ प्रॉब्लम। फिर इंसॉल्वेंसी क्या है? कि यू आर अनेबल टू पे रीपे योर डेट, ठीक है, आपने कहीं से कर्जा लिया था, ठीक है,
देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम समझेंगे अभी, एक सेकेंड. ये जो ऑरेंज में लिखा गया है प्रीलिम्स ट्रैप, इसको ध्यान में रखिए. एक सेकंड, वो चला गया फिर से. मैंने बनाई हाईलाइट, वो चला जाता है. सो डिफेक्शन, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन. इसका कहने का मतलब यही है. अभी हमने जो पढ़ा, जो 5 ग्राउंड है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है, एंड दिस इज रिटन इन 102 clause 1, right, and 191 clause 1 for the states. But defection, on the other hand, which is mentioned in the 10th schedule, it comes under the article of 102 subclause 2, right. Okay, office of profit क्या है? पहले तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन पे क्लियरली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं हुआ है. द कोर्ट्स हैव डेवलप्ड टेस्ट, ठीक है, केस टू केस बेसिस पे उन्होंने टेस्ट डेवलप किया है. पहले तो बेसिक जो सवाल पूछा जाता है कि डज द ऑफिस कैरी एनी सैलरी फी और फाइनेंशियल एडवांटेज फ्रॉम द गवर्नमेंट. कोई ऐसा एक आप पोजीशन, पोस्ट या फिर ऑफिस आप आपके अंडर में है या फिर आप होल्ड करते हो जिससे कि आपको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एडवांटेज हो रहा है. गवर्नमेंट का ऑफिस होल्ड करते हो आप, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर नेशनल गवर्नमेंट हो. अगर ऐसा है देन यू आर नॉट एलिजिबल, राइट. तो कुछ कंफ्यूजन्स आ सकते हैं जिस पे प्रीलिम्स में वो खेल सकता है, ठीक है. तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट लिखा गया है. यू आर एन एमपी एंड आप कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या हो सकते हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का, किसी भी स्टेट के स्टेट असेंबली में कैबिनेट मिनिस्टर, जबकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो. सी, यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, ठीक है. इस लाइक डिस्क्वालिफिकेशन के लेंस में आप नहीं हो, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है. पर्सन होल्डिंग ए मिनिस्टर्स पोस्ट इज एग्जेम्प्टेड इन आर्टिकल 102, ठीक है, क्लॉज 1, ठीक है. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इस केस में क्या हो जाए कि यू कैन नॉट बी अ मिनिस्टर, लाइक यू कैनॉट बी प्रेजेंट इन बोथ स्टेट असेंबली एंड लोकसभा, राइट. दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो आपको एक जो है आपका पोस्ट जो है उसको रिजाइन करना पड़ेगा. एंड इफ यू आर नॉट इलेक्टेड टू दी स्टेट असेंबली और आप मिनिस्टर बन गए हो, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हो, तो आपको 6 महीने के अंदर इलेक्शन करना पड़ेगा एंड आपको जीतना पड़ेगा, राइट. नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कोई एक लॉ से बना हुआ एक कॉर्पोरेशन है, जैसे कि पीएसयू हो गया, ठीक है, उसका आप चेयरमैन हो, देन यू आर लाइकली टू बी डिस्क्वालिफाइड. ये एक पोस्ट है, ठीक है. एंड दिस लाइक यू आर लाइकली टू बी डिस्क्वालिफाइड अनलेस पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर क्लियरली एक लॉ बनाए और बोले कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे कि पीएसयूज है, इनमें चेयरमैन का जो पोस्ट है इसको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन. जब तक ये नहीं होता है तब तक you are likely to be disqualified, right. And these are also special offices. And पार्लियामेंट ने इससे पहले भी लॉ बनाया है, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959. और क्या है, कैन एन एमपी बी स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस. एंड इफ यू आर बीइंग दैट दे आर एक्चुअली, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड यू इस वाले पोस्ट में स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर में यू आर बीइंग पेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है. सो यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, ठीक है, यू कैन बी. फिर पार्लियामेंट में सेक्रेटरी जो है, ठीक है, जो काम करते हैं सेक्रेटरीज, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज, क्या आप अगर वो पोस्ट होल्ड करते हो तो आप डिस्क्वालिफाइड हो? देन आंसर इज यस, आप डिस्क्वालिफाइड हो गए क्लियरली. इससे आपको फाइनेंशियल एडवांटेज होगा, ठीक है. सेवरल एमएलएज हैव बीन डिस्क्वालिफाइड ऑन दिस ग्राउंड, स्पेशली इन 2017 दिल्ली में एंड 2020 मणिपुर में. इस केस को थोड़ा सा सर्च करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या केस हुआ था. ऑल राइट, नेक्स्ट, हु डिस्क्वालिफाइज, ठीक है. रिमेंबर, ये 2 आर्टिकल सेपरेट करके लिखा गया है, 2 अलग अलग कलर्स में, देखने के लिए, समझने के लिए इजी होगा, राइट. यू सी 102 क्लॉज 1, 102 क्लॉज 2. 102 क्लॉज 1 में डिस्क्वालिफिकेशन बोलते हैं, 102 क्लॉज 2 में डिफेक्शन बोलते हैं, जो कि 10 शेड्यूल में आता है. पहले वाला जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको करते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. बट ऑन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन दे कैन नॉट जस्ट डू इट बाय डिस्कशन, ठीक है, अपने आप से नहीं. एंड इफ इट टेक कंसिडर द डिफेक्शन पार्ट, हियर द डिसीजंस आर टेकन बाय स्पीकर एंड चेयरमैन, क्योंकि डिफेक्शन जो होता है वो पार्लियामेंट के अंदर ही होता है, ठीक है.
तो रिस्पेक्टिव हाउस के जो चेयरपर्सन है, ठीक है, जैसे जैसे कि स्पीकर हो गए लोकसभा के, चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, दे विल टेक द डिसीजन, बट देयर डिसीजन इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, एक रूल तो आपको पता ही होगा कि लगभग 99% ऑफ चीजें दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अनलेस को किसी एक चीज में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो, ठीक है, दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ऑल राइट। आरपीए के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, क्या क्या कंडीशंस उसमें लिखे गए हैं कि इसके बेसिस पे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, या फिर इम्प्रिजन हुए हो 2 साल या फिर 2 से ज़्यादा साल। ठीक है, सो यू आर डिस्क्वालीफाइड इन द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, प्लस आप जेल से छूटने के बाद 6 साल तक भी यू आर डिस्क्वालीफाइड। आफ्टर दैट यू मे कम एंड यू मे ज्वाइन। ठीक है, अगर आप जीतते हो, सीट जीतते हो, तो फिर आप एमपी बन सकते हो। एंड इफ यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस एट इलेक्शन, तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो। इफ यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी, ठीक है, तो भी आप डिस्क्वालीफाइड। कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्सेट्रा वगैरह अगर है, देन यू आर डिस्क्वालीफाइड। There is a famous case, that is Lily Thomas case 2013. Supreme Court struck down the Section 8 Clause 4 of RPA, which allowed convicted MPs and MLAs to continue till appeal was decided। ठीक है, अपील क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एक कोर्ट पे केस हार गए, या फिर आपको कन्विक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया, यू हैव द राइट टू अपील टू द हायर कोर्ट। ठीक है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में हम जुडिशरी में पढ़ेंगे, राइट। सो यू आर कन्विक्टेड, ठीक है, आपको दोषी साहब बोल दिया गया, यू आर कंफर्म्ड कि आप कन्विक्ट हो, राइट। सो होता क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर आपने एक बार अपील कर दी हायर कोर्ट पे, देन यू आर नॉट डिस्क्वालीफाइड। पहले ये होता था, जो कि सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ आरपीआई एक्ट में अलाउड था। बट आफ्टर इन द लिली थॉमस केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया एंड इस चीज को रिमूव कर दिया। ठीक है, ऑल राइट, let's move on to what 10th schedule, right? ओके, 10th schedule इंपॉर्टेंट है। 10th schedule डिफेक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, डिफेक्शन हाउस के अंदर होता है। ठीक है, हाउस के अंदर होने का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? इलेक्टेड, जो इलेक्टेड हो चुके हैं, उनके साथ डिफेक्शन होता है। ठीक है, डिस्क्वालीफाई तो आप इलेक्शन से पहले भी हो सकते हो, राइट, बट डिफेक्शन जो होता है वो इलेक्टेड मेंबर्स के साथ होता है। ठीक है, अगर आप डिफेक्शन करते हो, अगर आप डिफेक्शन करते हो, देन यू आर आउट। ठीक है, तो एक तरीके से आप डिस्क्वालीफाइड भी हो। ठीक है, सो 10th स्केड्यूल एंटी डिफेक्शन के अगेंस्ट लिए ही है। ठीक है, तो इट वाज एडेड इन द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। ठीक है, टू कर्ब डिफेक्शन। ठीक है, टू द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स स्विचिंग पार्टी फॉर पर्सनल गेन विच इज अदरवाइज नोन एज आयाराम गयाराम एरा। ठीक है, किसी लाइक फॉर एग्जांपल सपोज कोalition है या फिर समथिंग लाइक दैट, या फिर किसी गवर्नमेंट को बिल पास करना है, वोट चाहिए, तो आप क्या करते हो कि उनको कुछ ब्राइब्स देते हो। ठीक है, ल्योर करते हो अपने साइड पे, वो आप पार्टी चेंज कर देते हैं, तो आपके फेवर पे चला जाता है। ठीक है, इसको आयाराम गयाराम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था, एक्चुअली प्रैक्टिस हुआ था। ठीक है, जिस साल अमेंडमेंट आया उससे पहले। मैं इस चीज़ को लाइक डीपली लूंगा मेंस के सेक्शन पे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, हाँ, दो टर्म्स आपको जानना जरूरी है, एक है लेजिस्लेचर पार्टी और एक है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, सी, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी जो होता है वो ब्रॉडर होता है। ठीक है, जैसे कि बीजेपी एक ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस एक ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। बट लेजिस्लेचर पार्टी क्या होता है, इन्हीं ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी में से वो लोग जो इलेक्टेड होकर पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, उन्हीं को लेजिस्लेचर पार्टी बोला जाता है। ठीक है, सो जैसे ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पार्लियामेंट में इलेक्टेड नहीं हुए हैं। ठीक है, बट वो लोग जो इलेक्ट होके जाते हैं उनको लेजिस्लेचर पार्टी बोला जाता है। जो लेजिस्लेचर के पार्ट है, उन ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से जो लेजिस्लेचर के पार्ट है, उनको लेजिस्लेचर पार्टी बोला जाता है। ठीक है, ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, दो 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 ग्राउंड है। या तो आप वॉल्यूंटरीली अपना मेंबरशिप लाइक गिव अप कर दो। ठीक है, अपने पॉलिटिकल पार्टी के। ठीक है, दिस एक्शन कैन ऑल्सो ट्रिगर डिस्क्वालिफिकेशन। रवि नायक केस एक है। ठीक है, ये आप सर्च करके बताइए मेरे को। ठीक है, मैं केसेस पे इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ऑल्दो आई विल डिस्कस सम ऑफ द केसेस, फ्यू ऑफ द केसेस टुवर्ड्स द एंड, बट ये केसेस वगैरह ये सब हम मेंस के सेक्शन पे डीपली जाएंगे। सेकंड पार्ट इज वोटिंग अगेंस्ट पार्टीज डायरेक्शन। ठीक है,
abstain to, लाइक अगर आप abstain भी करते हो, लाइक आप वोट नहीं भी करते हो, ठीक है, अपने ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, के डायरेक्शन पे, देन ऑल्सो यू आर आउट, यू आर डिस्क्वालिफाइड, प्रोवाइडेड यू, अगर आप abstain रहते हो, देन इट इज यू यू नीड टू हैव दैट प्रायर परमिशन, ठीक है, और हैव बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 days। तो आपको एक तरीके से परमिशन चाहिए अगर आप ये चीज डिसीजन लेना चाहते हो, अदर देन दैट यू आर डिस्क्वालिफाइड, राइट। किस केसेस में डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, देख लीजिए एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। एक्सेप्शन है मर्जर, ठीक है। देखो इंडिविजुअल बंदा अगर डिस्क्वालीफाई डिफेक्शन करता है ना, दूसरे पार्टी को चला गया, अपने पार्टी को गिव अप कर दिया, वोट नहीं किया अपने पार्टी के डायरेक्शन पे, लाइक इसको बोलते हैं व्हिप को, डिफाइन डिफाइंस ऑफ द व्हिप, ठीक है। व्हिप क्या है ये भी हम जानेंगे आगे वीडियो पे, यही लेजिस्लेचर की सीरीज में, राइट। If at least two-thirds of the member of the legislature party merge with another political party, then they are not disqualified. ठीक है, even if they split from the parent party, ठीक है। टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी, ठीक है, यानी कि वो मेंबर्स जो इलेक्टेड है एमपी के, लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनमें से टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स, उनमें से जितना भी लोग हैं इलेक्ट हुए हैं एक पार्टी से, उनमें से टू थर्ड पार्ट अगर वो हट के किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज कर जाते हैं, तो फिर ये डिफेक्शन पे काउंट नहीं होता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, पहले क्या होता था कि 1/3 मेंबर का स्प्लिट अलाउड था, लेकिन 91st अमेंडमेंट 2003 में इस चीज को हटा दिया गया, ना ओनली 2/3 मेंबर्स आर अलाउड। अब आप सवाल पूछोगे कि ऐसा क्यों किया गया, ये नंबर का खेल है, ठीक है। अब देखो 1/3 मेंबर का मतलब क्या है, 33%, 33% को कन्विंस करना इज वेरी मच इजियर देन 2/3, दैट इज 66%। अब आप पूछोगे कि हमको अलाउ ही क्यों करना है डिफेक्ट करने में। सी, अगर एक इंडिविजुअल डिफेक्ट करता है ना, तो कब तो ज़्यादातर में ऐसा ही केस होता है कि ही इज बिंग ल्यूर्ड, उसको ब्राइब दिया जा रहा है, उसको कुछ वो करप्ट प्रैक्टिसेस में अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है, ठीक है। बट व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर, 66% ऑफ द मेंबर, दैट इज यूज मोर देन 50%, राइट। जब वो अपने ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, आई मीन लेजिस्लेचर पार्टी से अलग होके किसी के साथ मर्ज करते हैं, सेपरेट होते हैं, तो दिस शोज दैट कि एक कलेक्टिव विल, एक कलेक्टिव कॉन्सेंस को वो शो करता है, ठीक है, कि उनका जो एजेंडा है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो आइडियोलॉजी है, दैट हैज बिन डिफरेंट, ठीक है, तो वो मूव आउट कर सकते हैं। बट 33% इज टू इजी, और 33% बल्क डिफेक्शन को अलाउ कर रहा था, बहुत बार ऐसा हुआ है, इसीलिए 1/3 मेंबर का जो प्रोविजन था उसको हटा दिया गया, और 2/3 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी अभी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एक्सेप्शन है स्पीकर एंड चेयरमैन, क्या लिखा गया है, ए मेंबर हु इज इलेक्टेड एज स्पीकर और चेयरमैन ऑफ ए हाउस इज exempt फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन इफ दे voluntarily give up membership of their party and they rejoin after ceasing to hold that office. This is to maintain the neutrality of the presiding officer. आपने देखा होगा कि अक्सर लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप करंट एग्जांपल ले लीजिए ओम बिरला जी का, ठीक है। तो बेसिकली इफ ए स्पीकर और चेयरमैन अगर अपने पॉलिटिकल पार्टी से डिफेक्ट कर जाता है, ठीक है, तो मे बी दैट इज बिकॉज टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, ठीक है, तो इसीलिए वो इस एंटी डिफेक्शन लॉ से उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। ऑल राइट, डिसीजन मेकिंग, the question of disqualification under 10 schedule is referred by speaker or chairman person, that is correct, we have read Kyoto Holon case, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, bar on courts originally intended to oust court jurisdiction completely, but Kyoto Holon held it was unconstitutional, ये हम आगे पढ़ेंगे एक सेकंड। अच्छा, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेटमेंट दे देगा, इसमें से कौन डिस्क्वालीफाइड है, कौन डिस्क्वालीफाइड नहीं है। इंडिविजुअल स्विचेस पार्टी डिस्क्वालीफाइड, ग्रुप स्विचेस बट लेस देन 2/3 नहीं डिस्क्वालीफाइड, ठीक है, ऑल आर डिस्क्वालीफाइड। मर्जर ग्रेटर देन 2/3 नॉट डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ की केसेस पे चलते हैं, पहले हम पढ़ेंगे क्योतो होलन केस। अच्छा, इससे पहले आप देख लीजिए कि इसको क्या है ना कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए बोला जा सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे मेजर केसेस है जिसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए बोला जा सकता है। ये सिर्फ यूपीएससी में नहीं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक बार आप ईयर याद ना रखिए, ठीक है, लेकिन उसको उसकी एक क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, ठीक है। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट, सारे केसेस को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करके, या फिर कम्युनिटी में एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सी, यहाँ पे थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली अरेंज नहीं है, पहले क्योथोलन केस, देन
द लिली थॉमस केस, देन नबम रेबिया केस, देन सुभाष देसाई केस। क्योतोलन में क्या हुआ था, देखिए। 10th शेड्यूल को चैलेंज किया गया था कि क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, 5 जज जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आपको पता होगा, ये हम जुडिशरी में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेस होते हैं मिनिमम, ठीक है। तो अभी अगर आपको डाउट आ रहा है तो फिर डोंट वरी, हम पढ़ेंगे ये चीज़। दे हेल्ड दैट 10th शेड्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, इट डज नॉट एब्रिज फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू वोट ऑफ लेजिस्लेटर, ठीक है। उनका कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छीन रहा है, राइट टू वोट नहीं छीन रहा है। स्पीकर चेयरमैन डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, नॉट एब्सोल्यूट फाइनलिटी, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। कोर्ट्स कैन रिव्यू ऑन ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड परवर्सिटी और वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो इसके बेसिस पे वो कोर्ट रूलिंग दे सकता है, ठीक है। बट कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफियर ड्यूरिंग पेंडेंसी बिफोर द स्पीकर, ओनली आफ्टर द डिसीजन। मान लो कि डिफेक्शन का केस स्पीकर तक गया है और वो उन्होंने डिसीजन अभी तक नहीं लिया है, देन कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर, ठीक है। एक बार डिसीजन ले लिया जाए, फिर आप कोर्ट के पास जाओगे इस केस को लेके, एंड देन कोर्ट कैन डू अ जुडिशियल रिव्यू, राइट। एंड दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सो द कोर्ट हैज टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। देन नवम रेबिया केस में क्या हुआ था, ठीक है, एक सेकेंड। Yeah. Can the speaker, question is, can the speaker hear disqualification petition against member when a notice for the speaker's own removal is pending? ठीक है, तो द आंसर इज नो, ठीक है। भाई खुद के ऊपर रिमूवल के चार्जेस है, लाइक खुद के ऊपर कुछ कुछ ऐसे चार्जेस है कि आप रिमूव होने वाले हो, हाउ कैन यू टेक जजमेंट्स ओवर अदर्स, ठीक है। दिस इज अ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये नवम रेबिया केस में फाइनलाइज हुआ था, ठीक है। देन सोम देसाई केस, सोम देसाई केस में क्या हुआ था, शिवसेना स्प्लिट के ऊपर है, ये आप पढ़िएगा, केस स्टडी पढ़िएगा, ठीक है। एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे, ठीक है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हेल्ड किया वो मैं बता देता हूँ। स्पीकर मस्ट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन विद इन रीजनेबल टाइम, ऐसा नहीं कि आप उसको इनडेफिनेटली डिले कर रहे हो। द गवर्नर कैन नॉट, आई मीन डिफेक्शन हुआ है और स्पीकर अगर जानबूझ के इसको इनडेफिनेटली डिले करेगा और डिसीजन नहीं लेगा, देन दैट इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनफेयर। गवर्नर कैन नॉट इन्वाइट ए फैक्शन टू फॉर्म गवर्नमेंट वेल डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन आर पेंडिंग, ठीक है। अब वो इलेक्टेड हो गए हैं, मेजोरिटी है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन पेंडिंग है पिटिशन, तो गवर्नर कैन नॉट इन्वाइट a faction to form the government. Now, 10th schedule purpose is defeated if speaker delays decision, ठीक है। court can mandate timely disposal, right. Also reaffirmed governor's power to summon house are not absolute, ठीक है, it depends on the ministerial advice। ये एग्जीक्यूटिव पे आपका क्लियर होगा कि why, like you know, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन पे ये बोला गया है, ठीक है, कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिली थॉमस केस, ठीक है। लिली थॉमस केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसको हटा दिया गया था, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। PYQs मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं जब PYQ का एक पूरा सीरीज बनाऊंगा तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। दीज आर द फैक्ट्स, आप PYQ खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मेरे पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं आपका अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ, ठीक है। इकोनॉमी का भी मेरा सीरीज चल रहा है, आई हैव कवर्ड नेशनल इनकम अकाउंटिंग, गवर्नमेंट बजटिंग, 2 वीडियो कवर हुए हैं अभी। और देर इज अनदर सीरीज दैट इज गोइंग ऑन, दैट इज इन मिनट्स सीरीज, जिसमें मैं UPSC एंड हमारे स्टडी के रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो दुनिया में अभी रेलेवेंट है और ट्रेंडिंग है, ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आपको यू नो इन ऑल द 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू में हेल्प हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे।